जय हिंद दोस्तों। हम हैं अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। आज से थोड़ा सा डिस्टरबेंस आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि आज तक तो पूरा शांति माहौल रहता था। आज से होगा क्या कि मेरा आवाज़ और साथ साथ ऊपर वाले पंखे महाराज का आवाज़, दोनों का आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो मेरे साउंड के साथ साथ एक अजीब सा सनसनाहट आपको लगेगा। तो थोड़ा सा हेडफोन लगाकर या फिर आवाज़ के साथ में समझौता कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक है फिज़िक्स में, जैसे अभी आपको मालूम है कि चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और अगर चैप्टर वाइज कहा जाए तो अलग अलग बोर्ड वाले अपने अपने चैप्टर के हिसाब से बताते हैं। जैसे एनसीईआरटी का जो मानना है, वो फर्स्ट चैप्टर कहता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कुछ किताब वैसे भी है जो गॉस थ्योरम को एक चैप्टर बना दिए हैं। तो अपना अपना किताब है, राइटर है, जो मन में आया है छोटा छोटा चैप्टर बना दिए। चैप्टर जो स्टडी के आधार पे हमको आसानी हो वैसे बना दिया गया। खैर, हमको उसके पीछे नहीं जाना। अभी जो ब्रांच चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसमें जो अभी फ़िलहाल जो टॉपिक हम बता रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चाहे वो पॉइंट चार्ज के कारण हो, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के कारण हो, जो भी हो। और आज से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने वाला है तो वही चीज़, लेकिन इसमें एक नया टर्म आने वाला है, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट, और डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फिलहाल तो आज जो हम जानेंगे वो सिर्फ ये कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है और डायपोल मोमेंट क्या होता है। डायपोल अलग चीज़ है, डायपोल मोमेंट अलग चीज़ है। दोनों मानो तो एक ही चीज़ है, एक चीज़ तो नहीं बोलेंगे, अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखते हैं होता क्या है, डायपोल क्या है और डायपोल मोमेंट क्या है। देखिए, और जैसा कि हम हमेशा कहते आते हैं कि अगर मेरा क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ शुरू से देखते आओ, भले टाइम लगेगा। यहाँ 25-26 क्लास तक हम पहुँच गए इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ तक पहुँचने में आपको 1 महीने का टाइम लग जाए या 10 दिन का टाइम लग जाए। दो बार 3 बार करके वीडियो को देख लीजिए, दो 3 को, लेकिन शुरू से देखते आइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डायरेक्ट यहाँ से देखोगे थोड़ा कम समझ में आएगा, या हो सकता है नहीं भी समझ में आ जाए। इलेक्ट्रिक डायपोल, पहली बात तो है कि इलेक्ट्रिक डायपोल ये होता क्या है। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, जो हिंदी वाले छात्र हैं आज उसके लिए अच्छा बात है कि हम लिख रहे हैं। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, और डाई मतलब द्वि, अपोल मतलब ध्रुव। मतलब ये समझना है कि 2 अध्रुव होगा। कभी आगे जाके हम ही पढ़ाएंगे कि एक होता है चुंबकीय द्विध्रुव, अभी फ़िलहाल हम पढ़ रहे हैं विद्युतीय द्विध्रुव। ये होता क्या है तो देखो, इसका मतलब जब एक चार्ज और दूसरा चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड समान रहना चाहिए। अगर यहाँ पे Q है तो वहाँ पर भी Q हो, लेकिन नेचर अपोजिट होना चाहिए। जैसे ही प्लस तो ही माइनस, और दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रख दिया जाए। सर्टेन डिस्टेंस जो भी हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना भी हो, लेकिन हम बीच मानेंगे, बीच वाला, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द डायपोल। इधर L डिस्टेंस मान लेंगे, इधर L डिस्टेंस, तो पूरा डायपोल का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 2L। ये कन्वेंशनली चलते आ रहा है, मतलब ट्रेडिशनली चलते आ रहा है, परंपरा चलते आ रहा है, तो हम भी मान रहे हैं। मतलब समझाते हैं, जैसे कि इधर देखो 2 है, +2 कूलम, और इधर -2 कूलम मान लेते हैं, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 है। लेकिन अगर डायपोल पे हम कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ से डिस्टेंस लेंगे, इधर से मान के चलेंगे, इधर हो गया 2 मीटर, इधर हो गया 2 मीटर, तभी ना हो गया 4 मीटर। जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि वह स्ट्रेट लाइन में रहे, हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसे भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे डेल्टा माइनस और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस, और इसके बीच का कुछ न कुछ डिस्टेंस होता होगा। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, तो सोडियम पे प्लस और क्लोरीन पे माइनस। अभी सब ये सब समझ में नहीं आ रहा है सर, इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि केमिस्ट्री है। जैसे सोडियम और क्लोरीन जब दोनों एक दूसरे में मिलता है तो एकदम घुल मिल नहीं जाता है। सोडियम का एक एटम और क्लोरीन के एक एटम, तो इसके नाभिक और इसके नाभिक दोनों एक दूसरे में कैसे मिलेंगे, बहुत नज़दीक आएगा। सोडियम कहेगा कि हम एकदम क्लोरीन में सटिए जाएंगे, तो जाके सट जाओ। फिर भी दोनों के सेंटर के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस
रहेगा, दोनों के सेंटर के बीच का कुछ न कुछ डिस्टेंस रहेगा, और डिस्टेंस मान लिया जाएगा यहाँ से आधा एल, अब आधा एल मतलब पूरा 2l हो जाएगा, आधा एल नहीं बोलेंगे, एल और एल 2l। मतलब बतलाना यह है कि डाइपोल क्या होता है, तो समान परिमाण होना चाहिए लेकिन प्रकृति अलग अलग होना चाहिए, एगो प्लस वाला तो दूसरा माइनस वाला, मतलब समान परिमाण वाले किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो यह पूरा निकाय विद्युतीय द्विध्रुव कहलाता है। हिंदी वाले छात्र आज पहले हिंदी में ही बोल दिए हैं। जब समान परिमाण वाले किंतु विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, तो इस तरह से बने निकाय को विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। हिंदी तो बोल दिए, इंग्लिश वाले को भी बताना पड़ेगा, वो भी लिख देते हैं, देखिए इंग्लिश में। देखो, व्हेन या इफ जो भी बोलो, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड at a certain distance, then this whole system is known as electric dipole। इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी तो बोल ही दिए कि यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, किसी को भी किधरों रखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l। एल क्यों नहीं मानते, 2l ही मानना पड़ता है, क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो डाइपोल का सेंटर होता है ये। डाइपोल का सेंटर क्या होता है, दोनों चार्ज के एकदम बीच वाला बिंदु, मध्य बिंदु। ये याद रखना कि सेंटर, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द डाइपोल। बहुत ज़रूरी है सेंटर ऑफ द डाइपोल, जहाँ कह देते हैं बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है, बार बार यूज होगा इसका। सेंटर ऑफ द डाइपोल, सेंटर ऑफ द डाइपोल से इधर वाला डिस्टेंस l माना जाता है और इधर वाला भी डिस्टेंस l माना जाता है। प्लस माइनस कहने की जरूरत है। एक चीज़ और, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाए कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो जल्दी किताब उताब में लिखल नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन हाँ, अगर डाइपोल मोमेंट हम पढ़ाएंगे तब स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, तब तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन सिर्फ डाइपोल की बात करें तो स्केलर क्वांटिटी। और इसका बस यहीं तक काफ़ी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्लियर नहीं होता, फिर डाइपोल मोमेंट जानना है। अब ज़रा इसमें देखा जाए कि पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट चार्ज कितना होगा, तो जितना माइनस क्यू है उतना ही प्लस क्यू है, तो जितना माइनस क्यू उतना ही प्लस क्यू, दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा। तो नेट चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो जीरो होता है। नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू जीरो, बट एक चीज नीचे देख लेते हैं, यहाँ तक दिख रहा है या नहीं, दिखाई तो दे रहा है। बट नेट चार्ज तो जीरो है। अब नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है कि क्या डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा? होगा। जैसे कि जिस बॉडी पर चार्ज होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, हम लोग जानते हैं। अगर किसी बॉडी पर चार्ज ही नहीं है, वो चार्ज्ड बॉडी ही नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करेगा? हम जानते हैं कि कोई भी अस्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र बनाता है। यहाँ तो आवेश ही कह रहे हैं कि जीरो है, फिर भी विद्युत क्षेत्र ही बनाएगा। क्यों? वो हम देखेंगे क्यों। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट पे कंसीडर करेंगे, यहाँ पर, यहाँ हाथ देखेंगे, यहाँ पर
यहाँ अगर पॉइंट कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं इस जगह पे पॉइंट हम P मान लेते हैं, तो P पॉइंट प्लस वाले Q के तो नज़दीक है और माइनस वाले Q से थोड़ा सा दूर है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और इसका इफेक्ट कम होगा। तो जितना इसका इफेक्ट होगा, मान लो इसका इफेक्ट है 50 यूनिट, लेकिन इसका इफेक्ट मात्र 10 यूनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ से दूरी ज़्यादा है, यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो माइनस वाले चार्ज से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, तो शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर दूरी बढ़ जाएगा तो इसके फोर्स का इफेक्ट, मतलब ये अपना प्रभाव उतना नहीं डाल पाएगा जितना प्लस Q अपना प्रभाव वहाँ पे डालेगा। तो इसका प्रभाव अधिक होगा, इसका प्रभाव कम होगा। हाँ, बीच वाले जगह पे अगर बात करो तो इस जगह पे जितना प्लस वाले Q का प्रभाव होगा उतना माइनस वाले Q। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट रख दिया जाए, सपोज दैट इस जगह पे, तो यहाँ पर किसका प्रभाव ज़्यादा होगा? माइनस वाले Q का, लेकिन प्लस वाले Q का प्रभाव कम होगा। मतलब अगर लेफ्ट साइड में हम देखें तो यहाँ पर धाग चल रहा है माइनस Q का, और राइट साइड में देखें तो यहाँ धाग चल रहा है प्लस Q का। मतलब उधर जीत जाता है प्लस Q, लेकिन इधर जीत जाता है माइनस Q। एक यही ऐसा पोजीशन है जहाँ पर ना तो प्लस Q ना ही माइनस Q, दोनों में से कोई नहीं जीतता। इक्वेटोरियल लाइन पे जाएंगे तब सर, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिलहाल तो अभी इतने जानना है कि या तो हम राइट साइड रखें या तो लेफ्ट साइड रखें। इस पॉइंट की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्लस Q के कारण बन रहा है 50 यूनिट, तो माइनस Q के कारण 50 यूनिट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है, कुछ कम बनेगा। तो यहाँ ये जीत जाएगा, मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड में रखते हैं तो माइनस Q के कारण जो इफेक्ट बनेगा, इसके कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 50 यूनिट, तो प्लस Q के कारण कुछ कम बनेगा। तो यहाँ पर माइनस Q वाला जीत जाएगा। यानी कि डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य नहीं हो सकता है। हम बोल रहे हैं कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान देना, क्यों? जो हम समझा दिए, सिर्फ बीच वाला पॉइंट ही ऐसा है जहाँ पे दोनों का इफेक्ट 0 होता है। और एक चीज़ और बताना है, अगर हम राइट साइड में बात करें तो प्लस वाला जो Q है, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश, ये जो धन आवेश है, इंग्लिश वाले पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, तो जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण जो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ाए हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वह बाहर की तरफ होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो अंदर की तरफ होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट P पर बाहर जाने वाला इफेक्ट ज़्यादा है या अंदर की तरफ खींचने वाला इफेक्ट ज़्यादा है? तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट P पर प्लस वाले Q का इफेक्ट ज़्यादा है, यानी बाहर चला जाएगा। अच्छा, इधर रहता तो माइनस वाले Q का इफेक्ट ज़्यादा है, तो ठीक है, ये अपने तरफ खींच लेगा। प्लस वाला क्या करेगा? धक्का मारता है। जैसे देखो, अगर हम कहीं कोई पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट पर हम लोग हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे होंगे तो बोले होंगे कि टेस्ट चार्ज के रूप में हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, तो प्लस Q इसको धक्का मारेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स, लेकिन माइनस Q तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो रिपल्सन ज़्यादा होगा कि माइनस Q के कारण अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? तो प्लस Q नज़दीक है सर, तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो दूर चला जाएगा। लेकिन अगर इधर रखते तो माइनस Q अपनी तरफ खींच लेता, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता। प्लस Q तो रिपेल करेगा सर, अरे प्लस Q दूर में है तो इसका रिपल्सन इस जगह तक नहीं पहुँच पाता है या कम हो जाता है। माइनस Q खींचने वाला पावर इसका ज़्यादा है। माइनस Q कहेगा कि हम पॉजिटिव चार्ज को खींच लेंगे, खींच लेने भाई, क्योंकि तुम्हारे नज़दीक में है। एक धाक उतना नहीं चलेगा क्योंकि दूर में है। प्लस वाला कहेगा कि हम प्लस वाले को धक्का मारेंगे, लेकिन इसका इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि दूर में। लेकिन यही अगर ये पॉजिटिव चार्ज उधर रख दिया जाए
तो ये वाला जीत जाएगा, प्लस क्यू कहेगा हम ही धक्का मार देंगे, इसके खींचने वाला फोर्स कम हो जाएगा। यानी क्या समझे कि नेट चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इज इक्वल टू जीरो। नेट चार्ज तो जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। अच्छा एक चीज़ और, डायपोल मोमेंट भी लगले बता देते हैं, उसको अलग क्लास में हम क्यों बताएं, इसे भी टाइम है मेरे पास, 15 मिनट हो गया है, कोई बात नहीं, 2-3 मिनट का काम है, या 5 मिनट और लगेगा बता देते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है डायपोल मोमेंट भी। डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखिए डायपोल मोमेंट कुछ नहीं, अगर आप ये समझ गए तो वो भी समझ जाएगा। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, डायपोल मोमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which tells about the strength of इलेक्ट्रिक डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को बतलाता है। हिंदी वाले छात्र लिख लेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट को हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इलेक्ट्रिक लगा दीजिएगा तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसी भौतिक राशि है जो विद्युतीय द्विध्रुव के क्षमता को बतलाता है या उसकी तीव्रता को बतलाता है। विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, ये ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ डायपोल, या ज़्यादा बेहतर रहेगा इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रेडिशनली क्या मानते आ रहे हैं, 12। तो डायपोल मोमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जो कि इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को बतलाता है, जो किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे ध्यान देना, प्रोडक्ट क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट माने क्या होता है, गुणनफल। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, जो गुणनफल के बराबर होता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज। आइदर मतलब या तो इधर वाला चार्ज उठा लो मैग्नीट्यूड में, क्योंकि माइनस प्लस से हमको क्या मतलब, हमको तो मैग्नीट्यूड से लेना है, तो या तो चार्ज यहाँ वाला या तो चार्ज वहाँ वाला। जैसे अगर ये है 10 कूलम तो वो भी 10 कूलम है। ये अलग बात है कि माइनस में 10 कूलम है तो ये वाला प्लस में 10 कूलम है। जैसे ये अगर माइनस में 20 कूलम है तो वो वाला प्लस में 20 कूलम है, तो ये प्लस में और ये वाला माइनस में। मैग्नीट्यूड तो दोनों के 20 ने है, ये माइनस में है और वो वाला क्या है। जैसे अगर यहाँ कहता है कि 50 कूलम है प्लस में, तो ये अपने आप को पता चल जाना चाहिए कि अगर ये 50 कूलम प्लस में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -50 कूलम। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज, कोई भी चार्ज उठा लीजिए ना, ठीक है, तो उठा लिए क्यू और गुना कर दो किससे, आइदर चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 12। तो क्या बार बार इसको ऐसे ही लिखेंगे, क्यों गुना 12, नहीं, यहाँ लिखेंगे विच इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाई पी, विच इज़ डिनोटेड बाई पी। अब यहाँ पर भी उठता है क्या स्मॉल पी या कैपिटल पी, तो थोड़ा सा किताब के भी सहारा लो, हल्का फल्का किताब के भी तो मदद लो। हम बार बार कहते हैं कि हमरे भरोसे एकदम मत बैठो, किताब से भी मदद लो। विच इज डिनोटेड बाई पी, इसको डिनोट किया जाता है पी से। पी से क्यों डिनोट किया जाता है, अरे क्योंकि प्रोडक्ट है। और पी ध्यान देना, पी के ऊपर वेक्टर का नोटेशन होता है, क्यों, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो हिंदी में तो बोलिए दिए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण विद्युतीय द्विध्रुव के सामर्थ्य को बतलाता है, जो कि
आवेश तथा आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? पी से। अच्छा, पी से तो डिनोट कर दिए, पी बराबर क्या होता है सब चीज़ लिख दिए। अब बताना है कि यह स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है। तो 2-3 बार तो हम पूछ चुके हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी, या बता चुके हैं। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? ये भी ट्रेडिशनली है, जो माना जा रहा है इसका डायरेक्शन कितना किधर से किधर होता है, ठीक है, इट्स डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा? ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर माने सदिश, डायरेक्शन किधर से किधर होता है? इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे हाईलाइट कर लीजिएगा कि इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ माना जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसको हाईलाइट कर लोगे अगर हाईलाइटर होगा तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। चलो, ये समझ में आ गया कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो माइनस से प्लस की तरफ। अच्छा, लगले जरा इसका एसआई मात्रक भी बता दीजिए। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, लगले इसका एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो ये चार्ज है ना, चार्ज के एसआई मात्रक कूलम होता है, और 2L चाहे सिंगल L मतलब लेंथ नहीं, तो इसका एसआई मात्रक मीटर, तो इसका एसआई मात्रक हो गया कूलम मीटर। अच्छा, जब इतना चीज़ बताइए रहे तो डायमेंशन क्यों छोड़े? डायमेंशन भी लगले बता दो। डायमेंशन ऑफ, देखो कोई भी क्वांटिटी अगर पढ़ते हो तो उसका एसआई मात्रक जान लो, डायमेंशन जान लो, फिर ये भी जान लो कि यह स्केलर है कि वेक्टर है। ऑब्जेक्टिव में बहुत काम करता है। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका डायमेंशन बताइए। तो कूलम के डायमेंशन हो जाएगा AT, और मीटर के डायमेंशन हो जाएगा लेंथ, और ऐसे तो m⁻0 लिख दो ने, और इसको ऐसे करके बड़ी कोष्ट में घेर दो। ये हो गया डायमेंशन। डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया, और डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी भी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन भी आपको पता चल गया कि माइनस से प्लस की तरफ है। तो डायपोल मोमेंट के बारे में तो लगभग टोटल हो गया, डायपोल के कारण भी टोटल चीज़ हो गया। इसमें और कुछ देख लेते हैं अगर बताना रहे तो, हो तो कुछ है नहीं। अब होता है कि डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, तो ठीक है, उसके लिए तो अब नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे। कुछ छूट तो नहीं रहा है वैसा, मेरे हिसाब से तो कुछ बच नहीं रहा। देखिए, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन एकदम रट लेना कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है। ट्रेडिशनली माइनस से प्लस, मतलब कि जो चलते आ रहा है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ। देखो, हिंदी वाले छात्र नाराज़ नहीं हो, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। एसआई यूनिट मतलब कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की विमा m⁻0 ATL होता है। ATL बोलो डायरेक्ट, और ये सब तो फिर समझे हुए किए। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखो, अगर आप क्लास देख रहे हैं, अंतिम तक देख रहे हो, और कुछ भी अगर समझ में आया है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइएगा। ऐसे अभी तो आप तुरंत बता देंगे, अभी अभी देखें तो फट दबर बता दीजिएगा कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम होमवर्क दे रहे हैं, जैसा कि हर वीडियो में देते हैं, कभी कभार भूल जाते हैं तो नहीं देते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हिंदी में ही बोलते हैं, जिसमें दोनों समझ जाए, बाइलिंगुअल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, अब इतना बाइलिंगुअल इसलिए नहीं है कि कोई भी समझ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन चाहते तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ऑप्शन 2 को देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ऐसे देते हैं कि फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकला या नेगेटिव चार्ज पे गया। दूसरा होता है कि फ्रॉम
नेगेटिव चार्ज से निकलता है और पॉजिटिव चार्ज पे जाके ख़त्म होता है। ये होता है दूसरा ऑप्शन। और सी ऑप्शन है कि बोथ, दोनों हो सकता है, बोथ कैन बी पॉसिबल, दोनों हो सकता है। और डी ऑप्शन आपको दिया जाता है कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ये बताना है कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन डी है, ऑप्शन मतलब सी डी, सिर्फ ऑप्शन लिखना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। और अगर डिटेल में लिखते हैं तो आंसर देखकर हमको बहुत खुशी होगी कि चलो स्टूडेंट पढ़ तो रहा है, जो वीडियो देख रहा है वो सिर्फ वीडियो ये समझ के नहीं देख रहा है कि हमको टाइम पास करना है, समझ रहा है। तो कम से कम अगर आप इतना भी हमको बता देते कि इसका आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी क्या होगा, तो भी हम खुश हो जाएंगे। और अगर पूरा सही से लिख देते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से या नेगेटिव से मतलब कहीं से निकल के कहाँ जाता है, अगर पूरा डिटेल में लिखते हो तो देखकर और ज़्यादा खुशी होगा। आप डिस्क्रिप्टिव वे में अगर लिखते हो तो, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप समझ रहे हैं क्लास को, पिछला वीडियो देख रहे हैं। आज हम नहीं बताएं, अब तुम कहोगे आज तो पढ़े हुए नहीं, कि आज हम नहीं पढ़ाएं यार, कभी पढ़ाए होंगे, और कभी पढ़ाए होंगे तो आज पूछ रहे हैं कि क्या वो वाला बात याद है या नहीं याद है, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगा। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो ठीक है, आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन इतना बताना ज़रूरी था। कल फिर मिलते हैं एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन और एट जनरल पोजीशन पे। मतलब कल से हम फाइंड करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी जनरल पोजीशन और एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो आज इतनी देर तक वीडियो को देखते रहें, मतलब क्लास को मन से देखें। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और आंसर करना ना भूले कमेंट बॉक्स में। तो आज इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।